जी हाँ डोगरा जी। जी मनीष भाई। देखिए कप्तानी के जो कप्तान को, किसी भी कप्तान को जज करने के जो पैरामीटर्स है ना, मैं आपको 10-20 तरह गुण ऐसी गिना दूंगा। क्या वो अपनी अपनी कप्तानी में कैसा खेलता है, उसका अपनी कप्तानी में परफॉर्मेंस कैसा होता है, टीम मैनेजमेंट कैसा होता है, 70 गज के भीतर वो डिसीजन कैसे लेता है। असली क्रिएटिविटी वही होती है जो 70 गज के भीतर जो वो क्रिएटिव फैसले लेता है, उन फैसलों से मैच में तब्दीली लाता है। वो किसी कप्तान का सबसे ऊपर का गुण होता है। माइक ब्रेडली अगर कैप्टन बने थे तो उसमें किसी गुण की वजह से बने थे, वो कोई मैच विनर नहीं थे और बहुत अच्छे परफॉर्मर भी नहीं थे, वो कोई बहुत अच्छे परफॉर्मर भी नहीं है इतने अच्छे। और फिर बाद में जो दौर के साथ चुनौतियां बढ़ी और जैसे कॉमर्शलाइजेशन आया, मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा गुण हो गया। धोनी ने जो ये बहुत बड़ी बात थी, मैनेजमेंट, ये तेंदुलकर, सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, ये 3-4 कप्तानों को हैंडल करना। वीरेंद्र सहवाग भी एक तरह से कप्तान थे, वीवी लक्ष्मण भी अपने आप में कप्तान थे, राहुल द्रविड़ तो थे ही। तो इन जैसे दिग्गजों को जो हैंडल करना, ये एक मतलब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। और इससे निपटने के लिए कैसे मैनेज किया होगा, कैसे, ये एक बहुत बड़ा गुण है। ये धोनी का बहुत बड़ा गुण था। मीडिया को डील करना भी एक बहुत बड़ा गुण था। अगली टीम, भविष्य की टीम तैयार खड़ा करना, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। वर्तमान खिलाड़ियों से बेस्ट लेना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये सब तमाम बातें थी, लेकिन सबसे बड़ी जो बात थी जिसने धोनी की बाकी खामियों को छुपा दिया, और वो थी वो मैच विनर था वनडे में। अगर टेस्ट में तो फॉरेन में जब भी कोई कप्तान का मूल्यांकन होता है तो वो एक चक्र बनता है उसका, उसे मतलब विदेशी में भी उसे, अगर वो भारत में ही अच्छा कर रहा है, विदेश में नहीं कर पा रहा, तो फिर उसकी समीक्षा दूसरे तरह से होगी। और धोनी जो विदेश में खेलने की, ऑस्ट्रेलिया पिचेस पे, न्यूजीलैंड की पिचेस पे उनके पास वो टेक्निक नहीं थी। लगातार 8 टेस्ट मैचों में हार हुई थी और मोहिंद्र अमरनाथ ने हटा दिया था, फिर श्रीनिवासन ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। तो धोनी को मैं ऐसा देखता हूँ कि भारत महाद्वीप का वनडे का बेस्ट कैप्टन, वर्ल्ड का नहीं, मेरे बातों को अंतर समझिए, लेकिन वर्ल्ड कप जिताया। और 2007 में आज भी अफ्रीका की वर्ल्ड कप जिताया, T20। आज भी मेरे दिमाग को जो जोगिंदर शर्मा को आखिरी ओवर दिया, वो मुझे समझ में नहीं आता। जोखिम भरा था बिल्कुल। सब लोग ये सोच रहे थे यार अभी ये नया लड़का है और इसको ओवर दे दिया, ये तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और पाकिस्तानी जैसी टीम, और जबकि वो जो क्या नाम था उसका, बैट्समैन था मिसबाह, तो उसकी वो अच्छी, उस समय मेरे ख्याल हाफ सेंचुरी कर चुका था, या मतलब अच्छा चुका था। हाँ, और ये थोड़ा समझ में नहीं आता किसी लॉजिक के हिसाब से कि आपने वो ओवर थमा दिया, ठीक है, सफलता हो गई तो वो तुरुप का पत्ता बन गया। लेकिन अगर आप देखेंगे वो जो डील करता है, उस ओवर को अध्ययन करोगे तो आप देखोगे जोगिंदर शर्मा ने पहली गेंद आई वो वाइड फेंकी थी शायद, जी बिल्कुल, दूसरी में चौका खा गया था। तो धोनी जैसे उसने वाइड फेंकी, धोनी आता है फिर उससे बात करता है कुछ, और जबकि वो विकेट कीपर है, यानी कि विकेट से दूसरी तरफ आ रहा है वो बॉलर के पास, बॉलर को नहीं बुला रहा अपने पास। नहीं, तो कप्तान था तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। लेकिन ये यहाँ पर इस स्पेस के दायरे में बात करता हूँ, तो वो कप्तान जो है मेंटली रूप से गिव अप नहीं करता, हार भी मानता। जब सबसे तनाव के क्षण होते हैं तो वो नर्वस नहीं होता, वो गिव अप नहीं करता, वो खिलाड़ियों को कूल रखता है और अपने ही दिमाग से उसे परिस्थिति को हैंडल करता है, और नर्वसनेस का जैसा भी साइन नहीं होता। ये जो धोनी के चरित्र का ये वाला जो गुण है, जैसे मैंने कहा, एक कप्तान के पर्सनालिटी के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये वाला जो गुण था जी, ये बहुत ऊपर की। ऑल दिस थिंग मेक्स हिम अ ग्रेट कैप्टन। देखिए, 2 वर्ल्ड कप जिता दिए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी, तो अचीवमेंट्स, ये बातें किसी कप्तान के बारे में बताती है। लेकिन होता यह है कि कभी कभी आपकी उपलब्धियां की सही तस्वीर पेंट नहीं करती। बहुत बढ़िया। लेकिन
तो ऐसा मैंने कहा धोनी के अचीवमेंट्स इतने ज्यादा हैं कि उसकी खामियों पर वो पूरी तरह को पेंट कर देते हैं वो। तो आप जो खामियों की बात कर रहे हो, तो ऐसी आपको क्या खामियां नजर आती हैं कि उसके अंदर वो खामियां थी लेकिन उसकी खूबियों से वो खामियां छिप गई? कुछ दो चार खामियां भी बताओ। जैसे मैंने कहा विदेशी पिचों में ऑस्ट्रेलिया की और ऑस्ट्रेलिया की पिचों पर न्यूजीलैंड उसकी इंग्लैंड की पिचेस पे उसका प्रदर्शन निकालेंगे, उसकी टेस्टिंग में जगह ही नहीं बनती थी, उसके पास वो टेक्निक ही नहीं थी। और जब कप्तान की जगह ही नहीं बनती तो कप्तान कैसे, और कप्तान वहाँ पे लगातार 8 टेस्ट जो हारे वर्ल्ड कप के बाद 2011 के बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में कॉन्टिन्यूसली 8 टेस्ट आप हारे हो, और चयन समिति ने उससे हटाने का फैसला किया। फिर श्रीनिवासन की वीटो पावर में, संविधान ने जो पावर दी थी उसका सहारा लिया, श्रीनिवासन ने बचाया। सर मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ और एक बात कहना चाहता हूँ, शायद ये हमारा ट्रेडिशन नहीं है कि हम जब जीत जाते हैं तो हम हवा में उड़ने लगते हैं। 1983 का जो वर्ल्ड कप जीता था इंडिया ने 25 जून जो 1983 में कपिल देव साहब की कप्तानी में, उसके तुरंत बाद 6 टेस्ट मैच और 5 वनडे की सीरीज थी इंडिया में। क्लाइव लाइड फिर कप्तान बनकर आए थे और शायद आपको मालूम होगा कि वनडे की सीरीज भी वो कितनी बुरी तरह से हम लोग पिटे थे 5-0 से, और टेस्ट मैच के अंदर भी क्या पुरजा बनाया था उन्होंने। तो 2007 का जो T20 की बात करें या 2011 के वर्ल्ड कप के बाद जो आपने पिटने की बात कही, और विदेशी विकेटों पे तो चलो हम ये कह सकते हैं कि विदेशी विकेटों पे तो हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन बहुत कम रहा है। कपिल देव साहब के आने के बाद शायद हमारे बाहर विदेशों में, और अजीत वाडकर साहब ने बेसिकली शुरुआत करी थी वेस्ट इंडीज में पहली विदेशी जीत जो है जश्न मनाया जाता है, शायद ये 1970 या 71 की बात है। सुनील गावस्कर साहब की शायद पहली सीरीज थी वो जिसमें डबल सेंचुरी भी मारी थी और सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोरर थे वो सुनील गावस्कर साहब। तो क्या वर्ल्ड कप के तुरंत जीतने के बाद हमारा पिटना तो शायद स्वाभाविक रहा है, लेकिन वो खामियां उनकी बताइए कि जो जैसे आपने, क्योंकि आप स्वयं जो है स्पोर्ट्स के बड़े कीन ऑब्जर्वर और बतौर खेल पत्रकारिता से जुड़े रहे, चैनल से जुड़े रहे, आप एनडीटीवी जैसे प्रमुख जो है आप मीडिया हाउस से जुड़े हुए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी खामियां थी जो सच में उजागर करने वाली थी? क्योंकि व्यक्तित्व जो है ना आदमी का, वो पॉजिटिव चीजों को देखना चाहिए, नेगेटिविटी तो कहीं ना कहीं हर किसी में फॉल्ट तो रह ही जाता है जीवन। ऐसा होता है जब आप किसी समीक्षा करते हो तो अगर पॉजिटिव देखोगे तो प्रशंसा ज्ञान बन के रह जाएगा जी। जब आप 360 टर्नआउट में समीक्षा करते हो तो उसके प्लस माइनस दोनों पे चर्चा होगी, तभी इसका नाम समीक्षा कहा गया। बिल्कुल ठीक बात। और क्रिटिक्स ने कमी तो गावस्कर में भी बताई कि गावस्कर का बैकफुट वीक था, तो भगवान जैसे जिन्हें कहा गया उनमें भी खामी रही। जैसे मैंने कहा धोनी ने जब वर्ल्ड कप जीता, नो डाउट वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। धोनी ने का कद जो है उससे कई गुना और ऊंचा कर दिया जी। मैं कह रहा हूँ लेकिन पैमाना तो वर्ल्ड कप चैंपियन जो टीम वर्ल्ड कप जीती वो फिर टेस्ट में लगातार 8 टेस्ट, पहली बात तो ये वो कैसे हार सकती है? सर बेसिकली ना वनडे जो शॉर्ट फॉर्मेट है ना सर, उसका कंपैरिजन जो है ना टेस्ट टीम से नहीं किया जा सकता कभी भी। आप ये देखिए वेस्ट इंडीज की टीम आज के अंदर टेस्ट मैचों के अंदर कहीं नहीं है रेटिंग में। अगर मैं आपके तर्क से जवाब दूं, आपका तर्क मानूं, तो फिर तो धोनी को भारतीय क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ कैप्टन कहने के बजाय भारतीय वनडे क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ कैप्टन क्यों ना कहा जाए? हाँ। जब आप खुद ही कह रहे हो कि टेस्ट और वनडे अलग अलग है, तुलना नहीं हो सकती, फिर तो धोनी भारतीय वनडे इतिहास का सबसे बेस्ट कैप्टन है। फिर तो ये या इस समीक्षा इस आधार पर क्या होगी कि टेस्ट का बेस्ट कप्तान कौन, वनडे का बेस्ट कप्तान कौन और T20 का बेस्ट कप्तान कौन? फिर संपूर्ण ये नहीं कह सकते ना भारतीय क्रिकेट का बेस्ट कप्तान। नहीं, हाँ मनीष जी आपने ये बहुत अच्छी बात कही है, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। लेकिन सौभाग्यवश है या दुर्भाग्यवश है, वो तो धोनी का जो दौर आया, हमारे जो कप्तान रहे उन लोगों के टाइम में, चाहे वो सुनील गावस्कर साहब हो, उनके टाइम पे तो T20 स्टार्ट ही नहीं हुआ था। कपिल देव जब रिटायर हो गए तब भी T20 शायद उन्होंने खेला ही नहीं है मेरे ख्याल से, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है T20 तो 2007 में शुरू हुई है। ठीक है ना। तो बात आ जाती है धोनी के ऊपर, तो धोनी की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, विषय हमारा धोनी के ऊपर ही है चर्चा का। धोनी में ये धोनी जो रहे, अगर मैं और आगे के दायरे से बात करूं, धोनी भारतीय क्रिकेट के अब मैं ये कहने की कपिल देव भी कहूंगा मैं, लेकिन मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्रिकेटर रहे। कपिल से आगे इसलिए निकल गए क्योंकि कपिल के
दौर में मीडिया ऐसी नहीं थी कि धोनी के दौर में थी जी। तो उसमें आम जनमानस पे, मीडिया में और हर वर्ग में इसका इन्फ्लुएंस इतना प्रभाव छोड़ा, इतना ज्यादा असर छोड़ा, इतना इम्पैक्ट छोड़ा। मैं यहाँ पे कहूँगा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्रिकेटर एवर जो सोसाइटी पे ये छोड़ा। मीडिया के सारे कैमरे उसकी ओर आकर्षित रहते थे, वो वॉक एंड टॉक उसके इर्द गिर्द आके सिमट गई, बाजार उसकी तरफ आ गया और वो एक अपने आप में आकर्षण का केंद्र हो गया, उस दौर में आकर्षण का केंद्र हो गया। अगर मैं गलत नहीं हूँ, एक वक्त उसका जादू ऐसा चला कि सचिन तेंदुलकर से मीडिया का आकर्षण शिफ्ट होकर धोनी पे आ गया। बिल्कुल ठीक बात है। तो वो वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्रिकेटर रहा, वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्शन इंडियन क्रिकेट के लिए रहा। उस आकर्षण की कमी, उस जादू की कमी, मैजिक वर्ड यूज कर रहा हूँ, वो कमी खलेगी। उसने क्रिकेट को एक भारतीय क्रिकेट को नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट को एक आकर्षण दिया और उसका सब चीज का योगदान था। उसमें बैटिंग स्टाइल, लंबे इनसाइड आउट छक्के, उसकी कैप्टनशिप, उसकी लंबी जुल्फे, उसकी मीडिया से डीलिंग, उसका काम, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी पर्सनैलिटी का आकर्षण, तो सब जो मिला के उसने असर छोड़ा और अनजान व्यक्ति को भी क्रिकेट से इंट्रोड्यूस कराया। वो धोनी की, एक वक्त सचिन की वजह से क्रिकेट को जाना लोगों ने, तो धोनी की वजह से भी क्रिकेट की तरफ आकर्षित हुए, लोग आकर्षित हुए, यूथ आकर्षित हुआ। और तो ये सब बातें हैं, तो ये चीजें, और ये एक पता नहीं इसकी भरपाई होगी, मुझे नहीं लगता भरपाई होगी। उनकी जो जुल्फों पे बात करी तो उन पे भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आपको याद होगा जब ये पहली बार जब पाकिस्तान खेलने गए, इन्होंने शायद 183 या कितना स्कोर किया था। परवेज मुशर्रफ ने इनकी जुल्फों की सराहना की थी, वो इनकी फिल्म में भी शायद दिखाया गया है। हाँ, वो नहीं, बात यह है किसी देश का अगर राष्ट्रपति अगर ये टिप्पणी कर रहा तो फिर तो कहने के लिए कोई बचते ही नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम जब 2011 में हमने वर्ल्ड कप जीता और उसके जो सिरमौर हुए, तो आपको याद होगा कि क्योंकि डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट था वो, और शाम को जो जश्न हुआ सबको पता है, और अगले दिन वो सफा चट थे। हाँ नहीं, बाल तो छोटे पहले कर लिए थे उसने। देखिए, जब आप सार्वजनिक जीवन में आ गए थे और फिर आपके पास ब्रांड हो गए, फिर आपके जो मैनेजर्स होते हैं वो तय करते हैं कि मतलब कहाँ आपको बाल छोटे रखने हैं, कब आपको छवि चेंज करनी है। छोटे क्या, उन्होंने तो बिल्कुल जो है खोपड़ी सफाई करा दी थी। नहीं, वो तो मन्नत मांगी थी। माँ देवड़ी के मंदिर में जाता है शुरुआत से। मैं तो 2003 से जब से जागरण में हूँ, और तब मैंने आर्टिकल लिखा था, मैंने फोन किया था धोनी के घर लैंडलाइन पे, उसके फादर ने उठाया था, और फोटो थे जो मेरे सीडी में थे, जो रेयर फोटो थे जो कहीं नहीं है, वो मेरे पास से वो सीडी गुम हो गई। और धोनी ने देवड़ी माता के मंदिर जाते थे, हर बड़े टूर से पहले आने के बाद देवड़ी माता के मंदिर जाता था, और वहाँ ने वर्ल्ड कप जीत के बाल सफा की, तो उसकी वजह से मन्नत थी, तो उस मन्नत के तहत बाल कटवाए थे उन्होंने। आप इसके व्यक्तिगत जीवन पर आ जाएं, जैसे आपने उनके पिता से बात करी, उनकी वाइफ का भी, क्योंकि कल परसों में अपने एक स्टूडेंट्स को भी मैंने असाइनमेंट दिया, शायद वो आजकल में पूरा हो जाएगा, कि उनकी पत्नी का भी बहुत बड़ा योगदान, मतलब खुले तौर पे सार्वजनिक रूप से देखा समझा सुना जाता है। कल परसों उनका प्रमुख पेज पर था कि भाई वो अपने पति के प्रति जो उन्होंने भावनाएं प्रकट की, और शायद मालूम है ही आपको भी और पूरी दुनिया को पता है कि शायद ही कोई ऐसा मैच होगा कि साक्षी जो है साक्षी ना रही हो उनकी जो परफॉर्मेंस की, जब उनकी शादी होने के बाद की बात करें, पहले तो इतना नहीं था। तो आप क्या सोचते हैं कि एक बतौर खिलाड़ी, मैं क्रिकेटर की बात ही नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इस विषय पे 2-3 स्टूडेंट से बात करी थी, उनको मैंने कुछ कहा है, लेकिन क्योंकि आप वरिष्ठ हैं तो इन चीज़ों की नजाकत को समझ के जरूर जवाब देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। कि आपको शायद मालूम हो, वर्ल्ड कप हुआ था 2006 में फुटबॉल का, 2004 या 6 की बात है एग्जैक्टली, मेरे को आई डोंट रिमेम्बर, क्योंकि मैं क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा और कुछ खिलाड़ी रहा। तो वहां पर उनके कोच से पूछा गया था, इटली या फ्रांस ने जीता था वो टूर्नामेंट, सब फ्रांस ने जीता था, तो उनके कोच से ये पूछा गया था कि ये वर्ल्ड कप जीतने का आप क्या सीक्रेट मानते हैं, मतलब व्हाट वाज द सीक्रेट बिहाइंड योर सक्सेस एंड विनिंग दिस वर्ल्ड कप। तो अगर आप उन पुरानी कटिंगों को कहीं देखेंगे या एक्सप्लोर करेंगे, तो उनमें उस कोच ने ये कहा था कि हमने अपने खिलाड़ियों को जब ट्रेनिंग चल रही थी तब से लेकर और जब पूरा वर्ल्ड कप चलता रहा, हमने सबको ये लिबर्टी दी थी, क्योंकि वो यूरोप के लोग हैं,
कि आपकी, क्योंकि जनरली क्या होता है हमारे क्रिकेटरों के साथ भी रहा है और ये सबको पता है, चाहे वो सचिन हो, चाहे वो सुनील गावस्कर हो, कपिल देव साहब हो, कि उनकी फैमिली मिस करा करती थी। उन्होंने ये अथॉरिटी दी थी कि भाई जो भी उनकी फैमिली के मेंबर हैं, पर्टिकुलरली वाइफ या मदर, या उनकी अगर कोई अनमैरिड भी है तो उनकी गर्लफ्रेंड भी हो, चाहे बेशक, वो उनके साथ रहना चाहे तो वो रह सकते हैं। तो आपसे मैं इस विषय पर ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए, हम ये बात करते हैं कि वो बहुत बड़ा कलाकार बन गया, चाहे वो अब बात मेल और फीमेल की नहीं है, बात है कंपेनियन की, कि कंपेनियन का कितना बड़ा रोल रहता है किसी भी खिलाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, खिलाड़ी की सफलता में। यही तो बहुत बड़ा देखिए योगदान होता है। जब शादी से पहले आपकी अलग ये एक तो ये 1-to-1 केस भी है। 1-to-1 केस कहता है बहुत से, अगर आप अलग अलग लोगों से बात करोगे वो पत्नी के साथ रहने से कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, ज्यादा उन्हें प्रेरणा मिलती है। बहुत बढ़िया जवाब। और बहुत से जो लोग हैं ये चाहते हैं वो अकेले रहना पसंद करते हैं। ये टोटली 1-to-1 केस होता है। लेकिन और इसका यही जवाब है 1-to-1 केस, 1-to-1 निर्भर करता है कि कौन साथी के साथ रहने से कैसा महसूस करता है वो। जैसे विराट ने अपने कई बार कहा सार्वजनिक रूप से कि जब वो उन्हें बेहतर करने में बहुत मदद मिली, जब वो अनुष्का मैदान करें की बहुत बड़ी प्रेरणा रही और शतक पूरा करने के बाद में फ्लाइंग किस करते देखा गया। ये एक बड़ा किसी भारतीय कप्तान बहुत दिलेरी वाला जवाब है, बिल्कुल ठीक है जी। तो एक बड़ा गेस्चर था और यूथ को मैसेज दे रहे थे और एक संस्कृति चेंज हो रही थी जो विराट कोहली ने किया जी। और समय बदल रहा था। तो ये 1-to-1 केस है। और ये धोनी धोनी को भी जवाब देंगे उसका कि जब उनके इंटरव्यू होंगे कि काशी के रहने से उन्हें कितनी मदद मिली और उनके प्रदर्शन पर कितना इफेक्ट पड़ा। लेकिन अगर हालिया सालों में अगर आप देखेंगे तो धोनी के प्रदर्शन में निरंतरता वैसी नहीं रही जिस धोनी को हमने जाना था। उनसे अपेक्षाएं बहुत ज्यादा थी जी। और गौतम गंभीर ने बड़ा सही एक बार मेंशन किया कि अगर उन्हें नंबर 3 पे जो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 183 रन बनाए थे, पाकिस्तान के खिलाफ 144 रन शुरुआत में 5 वनडे में बनाए थे, अगर धोनी को नंबर 3 पर खिलाया जाता तो बेहतर रिकॉर्ड होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो धोनी के रिकॉर्ड कहीं ज्यादा बमबार होते, उनकी छवि और ज्यादा विस्फोटक होती। सर इस बात में थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ। इस मामले में सचिन बड़े भाग्यशाली रहे। अगर उनको वनडे में ओपनिंग ना करवाई होती सौरभ गांगुली ने तो उनकी सेंचुरियों की सेंचुरियां ना बन पाती। इसको मैं इस तरह से भी कोरिलेट करना चाहता हूँ। सचिन ने तो पहली कह चुका था। सचिन ने ओपनिंग अजहर के समय करनी शुरू करी थी और मेरे याद है न्यूजीलैंड दौरे में पहली बार 75वां या 70वां मैच था तब उन्होंने शुरू करी थी न्यूजीलैंड के, मैं ओपनिंग करूंगा। और बड़ा उन्होंने इसके लिए शायद अजीत वाले घर पे उस समय बड़ी कई बार उन्होंने बड़ा जोर दे के उन्हें भरोसे में लिया था। तब ये सचिन का अपना निर्णय था कॉल करने का और ये था कि इतने बड़े खिलाड़ी थे तो जाहिर टीम कप्तान को उन्हें मौका देना ही था जी। यही बात है। तो जहां तक अब ये धोनी के ऊपर जो हम चर्चा कर रहे थे, जो बात आपने कही व्यक्तिगत तौर पे 1-to-1 हर आदमी की, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो कंपेनियन कई बार आदमी सहज महसूस करता है, कई बार असहज भी होता है, परफॉर्मेंस पे नर्वस होता है कि भाई कभी इस बारे में धोनी मीडिया इंटरव्यू सब हाल समझ देते ही नहीं, वो बात ही नहीं करते। लेकिन जब भी उनसे सवाल किया जाएगा तो धोनी इज द बेस्ट जज टू गिव द आंसर अबाउट। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, धोनी देंगे कि उन पे साक्षी जब थी तो उनका वो कैसा महसूस करते थे। लेकिन मुझे लगता है धोनी की पर्सनैलिटी ऐसी रही है, मिजाज ऐसी। 7 नंबर का उनका बड़ा जबरदस्त संजोग है, 7 जुलाई। देखिए ये भी कप्तान का माइनस पॉइंट है। जब धोनी की कप्तानी की समीक्षा होगी तो एक सवाल बड़ा होगा कि कोई कप्तान अंधविश्वासी कैसे हो सकता है। जो स्ट्रेटेजी किसी भी व्यवसाय में स्ट्रेटेजी मेकर होते हैं, रणनीतिकार होते हैं, वो अंधविश्वासी अगर होते हैं तो ये उनका माइनस पॉइंट होता है। वो शुद्ध ज्ञान के आधार पर चलते हैं, अंधविश्वास के आधार पर नहीं चलते। निजी तौर पर ठीक है उन्होंने 7 नंबर को लक्की माना, हर चीज को भी एक सोच हो सकती है। ये न्यूरो जो होती है भविष्यवाणी, ये उससे भी हो सकता है। लेकिन जब कोई कप्तान ऐसे चलता है तो अंधविश्वास जब किसी कप्तान का किसी भी प्रोफेशन में वो अंधविश्वास का सहारा लेता है तो फिर वो माइनस जाता है, उसके लिए वो प्लस में नहीं जाता।
लेकिन दिनेश कार्तिक साहब ने तो यहाँ तक कह डाला कि अब जो है 7 नंबर जो है वो उनको ही डेडिकेट करके चैप्टर क्लोज कर देना चाहिए कि उनका ये सबसे बड़ा सम्मान होगा कि वो जर्सी 7 नंबर किसी और खिलाड़ी को अब आगे ना दी जाए। तो आपका इस बात से क्या कहना है? नहीं, दिनेश कार्तिक ने ये जो बात कही है रेस्पेक्ट के तहत कही है। देखिए कई खिलाड़ी फुटबॉल में हुए जिनकी जर्सी उनके नाम के साथ फुटबॉल में प्रथा रही है, जैसे रोनाल्डो हो गए। हाँ, उनकी एसोसिएशन ने वो जर्सी को विदाई दे दी। ये इट्स ऑल अबाउट इट्स अ मैटर रिलेटेड टू रेस्पेक्ट। और अभी हमारे यहाँ कभी बीसीसीआई ने कभी इतिहास में ऐसा फैसला नहीं हुआ, और मुझे लगता है कि ये खिलाड़ियों की भावनाएं समझी जा सकती। सभी माही से प्यार करते हैं, जो हासिल किया सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा बीसीसीआई करने जा रहा है, ऐसी परंपरा की शुरुआत होने जा रही है। जी, सम्मान के संदर्भ में बिल्कुल सही है, वो भावना कह सकते हो आप कि 7 नंबर की जर्सी को रिटायर्ड कर दो, लेकिन मुझे नहीं लगता बीसीसीआई ऐसा फैसला लेगी, पैटर्न बॉडी ऐसा फैसला लेगी। जी, अब जैसे देखिए समय के बाद हर नई चीजें आती हैं। जब सुनील गावस्कर साहब थे तो लोग ये कहते थे कि दूसरा सुनील गावस्कर, या सुनील गावस्कर के जो है शतकों के कौन रिकॉर्ड तोड़ेगा। कपिल देव साहब ने 434 विकेटें उस समय ली थी रिचर्ड हेडली का रिकॉर्ड तोड़कर, तो लोग कहते थे कि ये रिकॉर्ड शायद ही कोई तोड़ पाएगा। और जिस रफ्तार से विराट कोहली जब आए और जो उन्होंने अभी तक इतनी सेंचुरियां लगा दी, तो अब जो है मतलब शुरुआती दिनों में विवियन रिचर्ड ने प्रेडिक्ट किया था बल्कि कि सचिन के अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ पाएगा तो शायद विराट कोहली होगा वो। तो आपको क्या लगता है इन टिप्पणियों का वास्तव में खिलाड़ी को कितना मनोबल देती है, और सच में वो चाहे वो सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड तोड़े हों सचिन साहब ने, और अब आने वाले समय में क्या विराट कोहली इस विषय पर कुछ कर पाएगा? और अब क्योंकि हमारा केंद्रित है धोनी, तो धोनी जैसा क्या विकेट कीपर हमें सच में कोई मिल पाएगा क्या? क्योंकि अगर वर्ल्ड सिनेरियो की बात की जाए तो इंडिया की अगर बात करें तो सैयद किरमानी हो गए, फारूक इंजीनियर हो गए, किरण मोरे हो गए, नयन मोगिया, सैयद किरमानी मेरे ख्याल से इन सबसे अगर खिलाड़ी, क्योंकि वर्ल्ड कप 83 की जीत में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो 175 कपिल देव साहब ने मारे थे लास्ट में अनबीटन, जो उनकी पार्टनरशिप 100 से ज्यादा की हुई थी, जिसमें सैयद किरमानी का भी बहुत बड़ा योगदान था। रन उनके बेशक कम थे, तो विकेट कीपिंग में उस समय सैयद किरमानी, फिर उसके बाद किरण मोरे उनसे और बेहतर कर गए। धोनी ने उन सबको पीछे छोड़ दिया। तो आपको लगता है कि हमारे टीम में कोई एक ऐसा विकेट कीपर बल्लेबाज की संभावना है? क्योंकि क्रिकेट के खेल के जानकार हैं, आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा खिलाड़ी वाकई जो है, अब जैसे साबा करीम हो गया, अभी जो है मतलब अगर विकेट कीपर की भी बात की जाए तो हमारी टीम के अंदर ऐसा क्या चेहरा आपको लगता है, लंबे टर्म की मैं बात कर रहा हूँ? दूर दूर तक नहीं लिखता। धोनी का जो पैकेज है उसके मैंने ये लिखा था लास्ट में कि धोनी ऐसा है कि भरपाई होगी या कब होगी ये सिर्फ ईश्वर जानता है जी। और धोनी का जो विकल्प मिलेगा वो भगवान ही अचानक दे दे, कोई ऐसा टैलेंट निकल के आ जाए। धोनी का जो उभार है वो अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हर कदम पे कहाँ कैसे सपोर्ट मिला, भाग्य का भी इसमें भूमिका है। अगली जनरेशन में मैं दूर दूर तक ऐसा कोई विकेट कीपर नहीं देखता जिसमें मुझे धोनी नजर आता हो। और मुझे लगता है कि एक बीसीसीआई को स्पेशल पॉलिसी बनानी होगी। जितनी भी राज्य क्रिकेट एसोसिएशन है उन्हें लिखित निर्देश जारी करना होगा कि वो ऐसे विकेट कीपर को, टैलेंट स्क्वाड जो बनाई थी उस समय जब शरद पवार थे या पहले थे, अगर धोनी जो ऊपर आए थे टैलेंट सर्च स्कीम के तहत आए थे, तो सब वैसी पॉलिसी को धोनी को ध्यान में केंद्रित रख के ऐसे विकेट कीपर अपने राज्य की टीम में डालें जो अटैकिंग बैट्समैन हो, और जो ऐसे क्रिकेटरों को एक पॉलिसी बना के जब राज्य एसोसिएशन उसी नीति के तहत ऐसा टैलेंट ढूंढेंगी, ऐसे क्रिकेटरों को बढ़ावा देंगी, तो शायद कोई अच्छा विकल्प मिल जाए। लेकिन धोनी ने जो हासिल किया, जो उपलब्धियां उनके खाते में है,
और संपूर्ण पैकेज की बात करो, उसका कैप्टनशिप, उसमें उनकी फिटनेस, उनमें उनके रिकॉर्ड, उनमें उनके बैटिंग का अंदाज, उनमें उनकी फिनिशिंग, तो संपूर्ण पैकेज मिला के मुझे तो दूर दूर तक कई सालों तक नहीं दिख रहा ये इतना बड़ा शून्य है अपने आप में, जिसकी ये खाली रहने जा रहा है। मनीष ये खाली रहे। मनीष जी, मैं यहीं पर एक आपसे और प्रश्न करना चाहता हूं। आप स्वयं जो है बहुत अच्छे क्रिकेटर और विकेट कीपर बैट्समैन आप स्वयं रहे हैं, तो जो आपने धोनी की हम बात कर रहे हैं कि दूसरा धोनी क्या संभव है, तो हमारे यहाँ बॉलिंग के कैंप लगते हैं, बैटिंग के कैंप लगते हैं, क्या कभी विकेट कीपर के भी इस तरह के आप सोचते हैं आने वाले भविष्य के अंदर क्या कुछ कैंप आयोजित हों? देखिए जो ट्रायल, मतलब मैं दूसरी तरह से इसे अगर और सहज तरीके से पूछूं, वो ये है कि आप जब ट्रायल होता है जनरली, तो खिलाड़ी को कहा जाता है चलो भाई बॉल फेंको जरा, बैट्समैन को कहा जाता है पैड करो और जरा खेल कर दिखाओ। विकेट कीपर का चयन किस आधार पर होता है और होना चाहिए? देखिए जैसे मैंने कहा, आप उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए बताइएगा। देखिए मैं शुरुआत से जाऊंगा इतिहास में। एडम गिलक्रिस्ट जो धोनी और भारतीय क्रिकेट में राइज हुए, उसकी एक वजह कारण दुनिया में जो बाकी कीपर टीम को मिले, स्तरीय मिले और भारत को धोनी मिला, उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बड़ा चेंज आया था। एडम गिलक्रिस्ट उसका आधार। बिल्कुल। एक पहला क्रिकेट इतिहास में ऐसा विकेट कीपर मिला जो प्योरली बैट्समैन था, या केवल वो बैट्समैन नहीं था, वो मैच विनर बैट्समैन था। बैट्समैन वो मैच विनर बैट्समैन था। तो उसने विकल्प दिया, उसने सब टीमों को संदेश दिया पॉलिसी बदलो। वो वाला दौर गया जब एक विशुद्ध विकेट कीपर होता था, थोड़ी बहुत बैटिंग कर लिया होता था और उसे डाल देते थे फिलर के रूप में। अब वो चेंज करो, विकेट कीपर अब हमें बल्लेबाज चाहिए प्योरली। इससे कप्तान को एक विकल्प मिलेगा, वो एक अतिरिक्त बैट्समैन या बॉलर चुन सकेगा। सर यहाँ एक मिनट आपको थोड़ा सा रोकूंगा, लेकिन इसी पे चर्चा जारी रहेगी। मेरे को याद है ये विकेट कीपर बैट्समैन की बात कहें, शायद 70s के लास्ट का, सॉरी 80s के, बिल्कुल 78 या 80 के आसपास का वो दौरा था। भारतीय क्रिकेट टीम वहां गई हुई थी, शायद 79 का होगा, क्योंकि 83 से पहले 79, यस, वर्ल्ड कप से पहले की बात है। सुनील गावस्कर वगैरह ये सब टीम में थे। भारत रेड्डी जो है विकेट कीपर के तौर पर चुने गए थे। लॉर्ड्स के अंदर मैच चल रहा था शायद, और सुशील दोषी कमेंट्री कर रहे थे। वो मैच हम इस वजह से नहीं जीत पाए थे क्योंकि भारत रेड्डी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो स्कोर कर पाता। जबकि उस समय जो स्थिति थी जब वो बैटिंग करने आए थे, क्योंकि वनडे का तो इतना वहाँ प्रपंच था ही नहीं, आपको पता है 60 ओवर के वनडे हुआ करते थे, तो वनडे वाला फॉर्मेट तो था ही नहीं हिटिंग वाला। लेकिन इतने सफिशिएंट ओवर थे कि रन कम थे, ओवर ज्यादा थे, बावजूद उसके इंडिया वो मैच ड्रॉ कर पाया था, जीत नहीं पाया था। हाँ, तो जैसे मैंने कहा ना, वक्त के हिसाब से क्रिकेट इवॉल्व हुई, पॉलिसी नीतियां बदलती गई। तो एडम गिलक्रिस्ट ने एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाए, और जब वही दौर था, संयोग से धोनी का उभार हुआ। भारत ने कई विकेट कीपर 2002 से ट्राई करे, न्यू इंडिया के बाद से पार्थिव पटेल, दीपदास गुप्ता, सबा करीम, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन मिला ही नहीं था। भारत को फिर धोनी का धमाका हुआ, तो वो एडम गिलक्रिस्ट जैसे टीम कॉम्बिनेशन से मैच करने के लिए धोनी मिले। तो अब बेसिकली आपका सवाल था कि विकेट कीपर के लिए ट्रायल हो जाए। ठीक है, विकेट कीपर के लिए ट्रायल अब सबको पता चल गया पॉलिसी के। धोनी बेसिकली विकेट कीपर थे, वो बैट्समैन थे। धोनी बल्लेबाज विकेट कीपर थे, मैच विनिंग बैट्समैन थे। तो आप उसी दिशा में राज्य क्रिकेट एसोसिएशन को बीसीसीआई कहे कि आप ऐसे बल्लेबाज विकेट कीपर चुने जो मैच विनर बैट्समैन हो, जो पहले बल्लेबाज हो और विकेट कीपर कर ही लेता। तो जाहिर सी बात है कि जब ऐसी पॉलिसी के साथ राज्य एसोसिएशन आगे बढ़ेंगी तो निश्चित ही कोई ना कोई खिलाड़ी मिल जाएगा। लेकिन उन तमाम बातों के बावजूद अगर कोई मैच विनर भी मिलता है तो उसके लिए भी धोनी का शून्य भर पाना, वो इतना बड़ा वैक्यूम होगा। धोनी, मुझे अभी भी हिम्मत नहीं हो रही, मतलब कह रहा हूँ मैं, धोनी मिलना बड़ा मुश्किल होगा। जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। चर्चा ज्यादा ना लंबा करते हुए एक बात और कहेंगे कि क्योंकि मेरे को ये लगता है कि ना, चाहे हमारा हम क्योंकि मीडिया से बिलोंग करते हैं आप भी, और चाहे कोई भी क्षेत्र हो, शायद हरफनमौला जो है चीजें जो है जीवन में आगे ले जाती हैं। रवि शास्त्री बतौर स्पिन बॉलर आए थे, न्यूजीलैंड के अंदर इंट्रोड्यूस किया था सुनील गावस्कर साहब ने, ठीक है। युवराज को चोट लगी थी, ये जो युवराज के पिता थे,
तो वो आए बतौर बॉलर थे और शायद मालूम हो आपको, तो आपको मुझसे ज्यादा बेहतर मालूम होगा कि वो तिलक राज की बॉलों पर 6 छक्के लगाकर उन्होंने अपने आप को इतनी मेहनत करके एक ना केवल बल्लेबाज बल्कि एक बड़ा वनडे के अंदर शायद उनकी सब कपिल देव के बाद वो भी अच्छे हरफनमौला खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते थे। इसी तरह से राहुल द्रविड़ की अगर बात करें, राहुल द्रविड़ बतौर बल्लेबाज आए थे, लेकिन उन्होंने वनडे में विकेट कीपिंग करके एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करा कि ये नहीं है कि वो सिर्फ बल्लेबाजी कर सकते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी विकेट कीपिंग भी कर दिखाई। और अब अगर आ जाए बात धोनी के ऊपर, तो धोनी ने ना केवल विकेट कीपिंग के तौर पर आए, बल्लेबाजी में खूब धूम मचाई। उनके जो है वो छक्के जो हैं वो कौन उन्हें भुला सकता है? वो कौन सा शॉट बोलते हैं, हेलीकॉप्टर शॉट, उनका जो है आज तक नहीं भूलता लोगों को, सोशल मीडिया की बात करें। तो बावजूद उसके उन्होंने एक बार बॉलिंग भी कर डाली थी, और भाई साहब वो बॉलिंग में मैच देख रहा था कि उनकी इतनी नपी तुली बॉलिंग थी। तो यार मुझे तो ये लगता है कि आपकी बात बिल्कुल सच साबित होती है कि एक गोली जो कि बना विकेट कीपर और बल्लेबाज और बॉलिंग भी, उनके जो कोच थे वो भी कहा करते थे कि ये जब खेलते थे, आपको तो मेरे से ज्यादा मालूम है क्योंकि आप उनसे कनेक्टेड भी रहे हैं काफी, जैसा आपने बताया अभी, तो शायद उनके जीवन के अंदर यानी कि कितना समर्पण रहा होगा खेल के प्रति। नहीं, समर्पण देखिए, समर्पण देखिए, जब कोई खिलाड़ी खेलना शुरू करता है शुरुआती स्तर पर, समर्पण बच्चा 12-13 साल का, 14 साल का, समर्पण सब में रहता है जी। लेकिन असली बात होती है अपनी योग्यता को पहचानना किसी व्यक्ति के लिए किसी भी क्षेत्र में। और मुझे लगता है धोनी को इस मामले में चैंपियन थे कि उन्होंने अपनी योग्यता को उनके अंदर क्या है ये बहुत अच्छी तरह से और बहुत क्लियर ढंग से समझ लिया था। मैं 2003 से जब मैं बात करता हूँ उनके अंडर 19 के दिनों से, धोनी बस प्योरली गिफ्टेड प्लेयर थे, मैच विनर थे जी। अभी मैं बात कर रहा था, एक है सज्जन 2003 में रेलवे में प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे जी। तो सितंबर अक्टूबर का महीना था, 40 ओवर का मैच था, खड़गपुर में मैच था। तो उन्होंने 50-60 गेंदों पर 160 से रन के आसपास बना डाले और 15-20 छक्के मार दिए। ऐसी मैंने एक आर्टिकल लिखा रोहड़ू में, जब मैंने धोनी के बारे में पढ़ा, उसका रोहड़ी में यूपी के साथ मैच था, यूपी की टीम 150 पर आउट हो गई थी, फिर धोनी गए ओपनिंग करना है, 110 रन बनाए, 10-15 छक्के मारे, दूसरे छोर पर 20 रन नॉट आउट थे नॉन स्ट्राइकर के। तो धोनी का जो जब गिफ्टेड जब टैलेंट था, जब किसी को टैलेंट का एहसास होता है तो धोनी मैं फिर उस पर आता हूँ, तो समर्पण का स्तर और स्तर नीचे चला जाता है। आदमी अपना, धोनी को मैं सबसे ज्यादा नंबर दूंगा, उन्होंने जो अपना मैनेजमेंट किया। मैंने बहुत सारे क्रिकेटरों को थोड़े से ही सफलता मिली टूटते हुए देखा है, बहते हुए देखा है, असामयिक रूप से करियर खत्म होते हुए देखा है। तो इतनी प्रचंड योग्यता होते हुए धोनी ने जो अपने आप को जो मैनेजमेंट किया है, जो अपने आप को मैनेज किया है, ये एक सीखने वाली बात। और ये हमेशा कभी मुझे मौका मिलेगा मैं उन सबको पूछूंगा कि वो कौन सी आइडियोलॉजी थी, वो कौन सी सोच थी जिससे उन्होंने मैनेज किया। इतने मीडिया, इतना प्रचंड योग्यता को मैनेज करना एक आसान काम नहीं होता। आप बैठ सकते हो, आपके दिमाग, आपकी साइकी पर कुछ चेंज हो सकती है। तो धोनी ने जो अपने आप को जो मैनेज किया, मैं और आखिर तक मैनेज किया, वो एक सीखने वाली बात है। एक इंस्टीट्यूशन है उनके नाम पर बेंगलोर में, जो बिजनेस स्कूल में चैप्टर शामिल किया गया था मैनेजमेंट में स्टडी का। रांची IIM मैनेजमेंट ने उनकी ब्रांड मैपिंग की हुई है। और मैं कहता हूँ आने वाले समय में जो है, पता नहीं IIM में भी शायद स्थायी रूप से चैप्टर शामिल हो जाए कि धोनी की जो मैनेजमेंट स्किल है शुरुआत से, बचपन के दिनों से, चाहे वो अपनी मोटरसाइकिल खुद साफ करना हो और छोटे छोटे घर के सारे काम करना हो, ये एक सोच है, ये एक आइडियोलॉजी है। जब आप बड़े होते हैं तो धोनी बड़े हैं, 25-30 बाइक हैं, अपने गैराज में खुद ही गाड़ी साफ करते हैं, घंटों लगे रहते हैं। ये सोच है, एक आइडियोलॉजी। और ये बाकायदा धोनी जी बेहतर जवाब देंगे, तब वो स्टडी अपने आप में पूरी कंप्लीट होगी कि धोनी क्रिकेट के प्रति कैसा सोचते थे, कैसे। मुझे कल ही मैंने पता किया कैसे बात चल रही थी, बात बता रहे थे, खड़गपुर के लोग बता रहे थे। तो अपने आप को मैनेज करना
ये धोनी का ऐसा है जिसमें अगर धोनी इस मुकाम तक पहुंचे, इतनी सफलता जो उन्होंने हासिल करी, उसमें सबसे बड़ा जो उन्होंने खुद को मैनेज करने की जो स्किल है और दूसरों को मैनेज करने की स्किल। जी, जैसे मैंने कहा कि 5 कप्तानों को लीड करना, वो भी बड़े कद्दावर लीजेंड, सचिन, अनिल कुंबले, सौरव गांगुली। जी। तो ये एक ऐसी स्टडी है जिसका अध्ययन किया गया और धोनी ने इतना जो हासिल किया उसमें सबसे बड़ा योगदान इसी कैरेक्टरिस्टिक का है, इसी गुण का है, इसी तत्व का है। और एक दिलचस्प बात ये है कि आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि आपने इसका मतलब उनके व्यक्तित्व को कितने मतलब माइन्यूटली ऑब्जर्व करके आपने जो है बातें उनके बारे में बताई। बहुत अच्छा लगा आपसे ये बात संवाद करते हुए। और 15 अगस्त को ही जो है मतलब अलविदा कहना, यानी कि आजाद होना, मतलब रिटायर नहीं हुए, वो आजाद हुए बेसिकली। तो उस पे क्या उसमें भी कोई मैनेजमेंट की बात आपको लगती है, झलकती है, या देश के प्रति उन्होंने इसको सैल्यूट करते हुए किया ऐसा कुछ? नहीं, इसको भी आजाद अपने आप को मैनेजमेंट की और अपने आप को याद कर देगी। जैसा रैना ने खुलासा किया है इसका, रैना ने बताया कि हम पहले ही संन्यास लेने का मन बना चुके थे और धोनी की जर्सी 7 है और मेरी 3 है और ये 73वीं वर्षगांठ थी। तो बातों में ये काफी निकल के आया कि हम इस दिन को यादगार बना दें संन्यास लेके। अपने जब याद करेंगे तो ऐसे लोग याद करेंगे कि स्वतंत्रता दिवस पर हमने 73वें स्वतंत्रता दिवस पर संन्यास लिया, अपनी जर्सी नंबर से इन्हें जोड़ा। खुद के लिए जब आगे कहानी लिखी जाएंगी, मेरे जैसे आप लोग पत्रकार या हिस्टोरियन लिखेंगे, तो उसमें एक चैप्टर ये भी जरूर होगा कि संन्यास का जो आधार रहा, दिन जो उन्होंने चुना, उसका आधार क्या था। उसका आधार ये था कि रैना की जर्सी नंबर 3 था, धोनी का 7 तक, दोनों को मिलाकर 73 बनता है। तो इसको आधार बनाते हुए इन दोनों ने संन्यास का फैसला कर दिया। और लोग अभी मेमोरी याद करेंगे, देखो जी भाई स्वतंत्रता दिवस वाले दिन कभी कभी खिलाड़ियों को ये नहीं पता होता कि मैंने किस दिन संन्यास लिया, किस तारीख को। बहुत बढ़िया बात, बिल्कुल। तो यहाँ पे उन्होंने प्रशंसकों के मन में एक स्थायी ठप्पा लगा दिया, मोहर बना के चिपका दी कि जब वो याद करेगा भैया धोनी रैना ने तो इस दिन संन्यास लिया। जब उस स्वतंत्रता दिवस की चर्चा होगी आम जनमानस में, तो उस दिन ये भी चर्चा होगी, इस दिन धोनी ने संन्यास लिया था, बशर्ते रैना की चर्चा ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब होड़ भी लगेगी कि 26 जनवरी को ले लो, 15 अगस्त को ले लो, ऐसा नहीं। तो उसका जैसे ही उन्होंने जर्सी नंबर को आधार बनाया, तो ये तो बाकी खिलाड़ियों पर निर्भर है। ऐसा स्वतंत्रता दिवस या वही दिन नहीं है, और भी भारत में ऐसे बहुत यादगार दिन है जिन्हें चुन के वो ले सकते हैं संन्यास। इसका मतलब शायद इस होड़ पे लोग इस दौर पे भी जाएंगे, जा सकते हैं। ये तो थिंकिंग की बात है, ये मुझे नहीं लगता ऐसा। लेकिन आइडिया जरूर धोनी ने दे दिया, एक अगली जनरेशन को आइडिया दे दिया कि आप संन्यास का दिन ऐसा चुन के तय करें जो आसानी से लोग याद रखें, जिस पर मीडिया में चर्चा हो, जिस पर हमेशा हिस्टोरियन लिखते रहें। तो जब आप ऐसा कोई कार्य करोगे, जब आप ऐसा प्लान बना के संन्यास लोगे, तो फिर आप की चर्चा किताबों की कहानियों, किस्सों कहानियों में होती रहेगी। लेकिन सर, क्योंकि आपने बड़ा बतौर क्रिकेटर भी रहे, आप खेलों से जुड़े और खेल पत्रकारिता कर रहे हो और एनडीटीवी जैसे संस्था को आप रिप्रेजेंट करते हैं, आज के युवाओं के अंदर ये संन्यास लेने की बात, तो उस अचीव को करने की बातें तो सब सपना देखते हैं, लेकिन डेब्यू करना जो है वो कितना महत्वपूर्ण होता है एक किसी भी व्यक्तित्व में, चाहे वो कोई खिलाड़ी हो, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, या वट एवर ही इज और सी इज। देखिए सर, जीवन में पहली चीज, हर चीज बड़ी होती है, कभी ना मिटने वाली चीज होती है। आपका पहला प्यार हो, आपकी पहली क्लास हो, आपकी पहला दोस्त हो, आपका पहला पेन हो, आपकी पहली मोटर बाइक हो। जैसे धोनी की बाइक थी, राजदूत पता नहीं कौन सी थी, आज भी धोनी से रखते हैं अपने गैराज में। तो जो पहली चीज तो पहली होती है, वो चेरिश करने वाली होती है। उसका जो आप अचीव करते हैं, बड़े तो आप बाद में सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, लेकिन पहली चीज जो हासिल करते हैं वो अलग ताजगी होती है। उसके पीछे के एफर्ट्स अलग होते हैं, उसके पीछे की मनोदशा, मनोविज्ञान अलग होता है। और इसीलिए है कि हर पहली चीज से जीवन में आदमी को, पहली सैलरी हो तो उससे बहुत ज्यादा प्यार होता है, और उसे आज भी हमेशा अपने गले से लगा के रखना चाहता है कि मैं ये किसी को नहीं दूंगा, चाहे बाकी चीज मिलो, मेरे जीवन की पहली चीज है। तो आपका ये संदेश जो है ना युवाओं के लिए विशेष तौर पर जाएगा
कि जो भी जिस भी मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, सपने देखना चाहते हैं, वो धोनी के व्यक्तित्व से समझें कि वो आज भी अपनी मोटरसाइकिल खुद साफ करते हैं। लेकिन मैं इससे आगे की बात करूंगा। मैं सलीम खान का इंटरव्यू देख रहा था जी कपिल शर्मा शो में, सलमान खान के पास होगा, तो उसने कहा कि बातों ही बातों में, कोई सवाल लिखा, बातों ही बातों में चर्चा निकल के आई जी। तो उन्होंने कहा कि कोई आदमी अच्छा आदमी का पैमाना ये है कि उसके दोस्त पुराने कितने हैं, उसके नौकर कितने पुराने हैं जी। तो धोनी के साथ ये बड़ी सीखने वाली बात है। जब आदमी बड़ा बन जाता है, बड़ा मतलब आर्थिक रूप और प्रसिद्धि से जब ऊपर पहुंचता है, तो उसके रास्ते उसके जो पुराने साथी चले जाते हैं, छूट जाते हैं। धोनी के साथ ये आज भी उसके बचपन नर्सरी के दोस्त, पेशेवर दोस्त, क्रिकेट के साथी के दोस्त वही हैं। आज भी उन्हें बुला के घर में अपना जो फार्म हाउस लिया उनके साथ इंजॉय करता है। वो लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें समृद्ध बनाया है, उनकी मदद की है। और मैं ऐसा जानना चाहता हूँ, सचिन भी उनमें से, सचिन के बारे में तो विश्वास से नहीं कह सकता, लेकिन धोनी सार्वजनिक जीवन में स्टोरी आती है तो धोनी ने सबसे बड़ा, ये मैंने राइटअप में लिखा कि आप कितने बड़े हो जाएं, कितने ऊपर चले जाएं, आप अपने पुराने दोस्तों के साथ सड़क पे चाट खाना, ये उदाहरण हर आदमी खाया नहीं जा सकता क्योंकि सार्वजनिक जीवन में पब्लिक घेर लेती है, दिक्कत पैदा हो जाती है। लेकिन धोनी आपको मिल जाएंगे सड़क पर नहीं मिलेंगे, अपने घरों के साथ फंक्शनों में। उनके बचपन के दोस्त आज भी उनसे जुड़े हैं, पुराने। उनके जो रेलवे के साथी हैं, एक बार 2 साल पहले झारखंड का मैच था, झारखंड के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे धोनी, कलकत्ता में मैच खेलने पहुंचे थे। 15-20 लोग खड़गपुर से उनसे मिलने गए, सबको मान सम्मान दिए। चाय वाला है थॉमस खड़गपुर, उसके साथ धोनी ने फोटो खिंचवाया, गदगद हो गया था। तो आप ये सोचो कि आप 10-15 साल जिस चाय वाले के साथ थे और फिर बाद में उसे उसी भाव से मिलते हो इतने बड़े लीजेंड होने के बाद, तो मेरे ख्याल से कुछ कहने को बचता नहीं है। ये बताता कि धोनी ने हमेशा अपने पैरों को जमीन से कितने बड़े वैचारिक फेविकोल से एग्जीक्यूट करते हुए उस विचार को जमीन से चिपकाए रखा। और आज धोनी अगर आर्थिक रूप से या लोकप्रियता के लिहाज से, उपलब्धियों के लिहाज से इतने बड़े बने हैं, तो उसमें इस चीज का, इस कैरेक्टरिस्टिक्स का बहुत बड़ा योगदान है। और ये धोनी मैनेजमेंट का, अगर बहुत सारे गुण हैं, ये एक बहुत बड़ा गुण है। और ये जो अगली पीढ़ी है, सीखना चाहिए। ये इतनी बड़ी स्टडी की बात है कि हमें सार्वजनिक जीवन में कैसे आचरण करना है, कैसे खुद को संभाले रखना है। अगर हम ये भी सफलता से डील करने का, सफलता को मैनेज करने का बड़ा अच्छा तरीका। मनीष जी, आपने इतना समय दिया और सच में जो है ये हमारा संवाद जो है, जबकि कोई ऐसी प्रिपरेशन नहीं थी, मेरे ख्याल से आपका अचानक फोन आया। मेरे को लगा कि आप क्योंकि मैं आपका आर्टिकल पढ़ रहा था बेसिकली एनडीटीवी पे, आपने भेजा मेरे को व्हाट्सएप पे। तो 2 बजे से एक खबर थी, खबर रात डाली थी, वो रेलवे की स्टोरी क्यों छोड़ी, कैसे गुस्से में छोड़ के गए थे धोनी। इतने गुस्से में उन्होंने खड़गपुर छोड़ा था। और उस दिन के बाद से 17 सालों में धोनी कभी खड़गपुर में नहीं गए। कि जब कपिल देव, जो सुनील गावस्कर कप्तान थे, 80 के दशक की बात है, इंग्लैंड की टीम इंडिया में डेविड गावर की कैप्टनशिप में आई हुई थी। और कपिल देव, और सबको पता है, जग जाहिर है, क्योंकि हम उस समय खुद एक्टिव क्रिकेट खेला करते थे। मैं दिल्ली स्टेट लेवल पर क्रिकेट खेला। मुझे याद है कि सुनील गावस्कर साहब और कपिल देव का बहुत भयंकर तरीके से जो है एक दूसरे को, मतलब पॉलिटिक्स चला करती थी, जबकि कपिल देव ने ड्रॉप कर दिया था। और आपको मालूम हो कि उस समय कपिल देव की लोकप्रियता गावस्कर से अधिक थी। और कोलकाता, क्योंकि दिल्ली का टेस्ट ये लोग हारे थे, तो संदीप पाटिल को और कपिल देव को जानबूझकर ड्रॉप किया गया था कि भाई इन्होंने गलत शॉट खेला है, इसलिए टेस्ट हम लोग हारे हैं। और कोलकाता के अंदर अगला मैच था, टेस्ट मैच था। गावस्कर की इतनी हूटिंग हुई थी, जबकि गावस्कर बहुत बड़ा कद है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन गावस्कर की इतनी हूटिंग हुई थी कि गावस्कर ने ये कह दिया था कि मैं कभी कोलकाता दोबारा नहीं जाऊंगा। और शायद आपको याद हो, रिलायंस कप जब हमारे यहाँ हुआ 87 वर्ल्ड कप के अंदर, और हमारी टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंची इंग्लैंड के खिलाफ। फिर इंग्लैंड आमने सामने था, और उस दिन मैच में यही चर्चा हो रही थी कि फाइनल कोलकाता में होना है। तो क्या
फाइनल जो है कोलकाता में होगा तो क्या सुनील गावस्कर साहब खेलेंगे क्या? लेकिन आज सुनील गावस्कर साहब के मन में ऐसा कुछ मैल नहीं बचा और देखिए सुनील गावस्कर अगर उस समय बोले सुनील गावस्कर गलत थे, और ये एक आइडियोलॉजी है, वक्त के हिसाब से ये कोई आदमी परफेक्ट सक्सीड के वही मैं उसी पॉइंट पे लाना, बिल्कुल आपकी बात से वही आपके विचार वही जानना चाह रहा हूँ, पॉजिटिविटी वाली बात कर रहे हैं। तो आपने सही कहा कि वक्त के हिसाब से लोग जो है फिर, और आज तो बिल्कुल मैं कई बार महसूस भी करता हूं कि आपस के अंदर शायद कपिल देव और सुनील गावस्कर कई बार एक मंच पे होते हैं। वो उस समय खेल के समय शायद बेशक थोड़े मनमुटाव रहे होंगे, लेकिन आज वो जब भी मिलते हैं एक दूसरे की रिस्पेक्ट ही करते हैं, और रिस्पेक्ट उन्होंने तब भी करी 83 वर्ल्ड कप में। रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा। कपिल देव तो गावस्कर को हमेशा अपना सार्वजनिक मीडिया से बातचीत से अपने गुरु बताते हुए जी 83 के वर्ल्ड कप के अंदर मुझे याद है कि वो कप्तान कपिल देव साहब थे, बट वो सुनील गावस्कर से हर मोमेंट पे बात करा करते थे। आप बेशक उनकी वीडियो पूरी उठा के देख लो पुराने मैचेस की, जो भी गावस्कर साहब से अगर सलाह नहीं लेंगे तो ठीक से लेंगे। जो क्रिकेट के इतिहास में इतना सबसे ज्ञान के लिहाज से नंबर 1 पर रखूंगा मैं, तो ऐसे व्यक्ति से सलाह नहीं ले गए थे। कपिल और सीनियर से दिग्गज थे तो फिर किससे लेते? जाहिर सी बात है कपिल कोई भी कप्तान सुनील गावस्कर के तो उसके पास जाएगा दौड़ता हुआ कि बताइए सनी भाई आगे क्या करें कैसे करें। बिल्कुल कपिल ने भी वही किया। लेकिन आपने एक बात और बहुत अच्छी बताई कि वो आज भी अपने लोकल लोगों को बहुत जो है मान सम्मान देते हैं, चाय के वाले के पास भी जाते हैं। लेकिन एक बार मेरा, क्योंकि मैं सचिन को बहुत रेस्पेक्ट करता हूं और मैंने उन पे बहुत कुछ लिखा भी है आपके माध्यम से, अब ये क्योंकि चल रहा है हमारा संवाद, तो एक बार मेरा मन किया बांद्रा में उनके बंगले पे जाने का भी। कोई ऐसी पूर्व सूचना नहीं, अपनी तरफ से मैंने कई बार उनको कम्युनिकेशन करने की कोशिश करी है, उनका नंबर भी आप लोगों के माध्यम से जैसे भी हमें मिला, तो उनकी तरफ से मैं वहां जब बांद्रा रेलवे स्टेशन पर गया तो उनसे मैंने पूछा, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर रेलवे जो स्टेशन मास्टर थे, मैंने उनसे सबसे पहले पूछा कि भाई यहाँ बांद्रा में कहाँ पर है उनका घर। तो उन्होंने कहा, उन्होंने सचिन का नाम लेते ही जो है भाई साहब वो आग बबला हो गए मेरे से। तो मैंने कहा यार ये तो कहने लगे कि आज तक हमने उसने करा क्या है हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे खिलाड़ियों के लिए। देखिए ये विनोद कांबली जैसे को भी उन्होंने कभी अहमियत नहीं दी, जबकि उनका कैरियर जो है विनोद कांबली से बेहतर और कोई नहीं जानता होगा। ठीक है, इस बारे में किस दिन और बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये था कि शायद हमें खिलाड़ियों को पॉजिटिव तरीके से ही अपना मेंटेन करें, जैसे कि धोनी ने करा आपका हमारा अल्टीमेटली। सचिन ने भी मिसाल स्टैंडर्ड कायम करी है सार्वजनिक जीवन में। सचिन बहुत बड़ी प्रेरणा रहे हैं। नहीं तो उन्हें क्रिकेट का भगवान वैसे ही थोड़ी कहा जाता है, कुछ तो उनकी वो रहे ही होंगे चीजें। तो वो हो सकता है भगवान के दर्शन करना शायद आसान नहीं होगा, पता नहीं, हमें दर्शन जब होंगे तो देखी जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब था कुल मिला के ये जो धोनी पे आज चर्चा चली, तो मनीष जी अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप संपर्क में बने और बड़ा अच्छा लगा आज। थैंक यू। मैंने तो अगर प्रिंट मीडिया में होता तो मैं धोनी के पास, जब धोनी का उभार होने लगा था तो जाहिर सी बात है खिलाड़ी सिलेक्टिव हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं। वो पुराने जो राज्य के पत्रकार से लोकल पत्रकार, फिर खिलाड़ी खुद तय करता है, क्योंकि पूरे देश का में हो जाता है तो कब बात करनी है, किससे बात करनी है, कितनी बात करनी है, ये एट द एंड ऑफ द डे खिलाड़ी तय करता है। क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। 10 पत्रकार कहेंगे भाई आपने उसे दे दिया, मुझे इंटरव्यू नहीं दिया, तो सब आप उस स्टेज पे इतनी व्यस्तता रहती है, आप सबको खुशी नहीं कर सकते। पहले मैं इस दौर से गुजरा हूँ कि मुझे बड़ा बुरा लगता था, लेकिन अब सोचता हूँ तो लगता है खिलाड़ी ठीक होता तो वो खिलाड़ी तय करता। धोनी मैंने कभी उनके इंटरव्यू नहीं देखे जब वो कप्तान बन गए भारत के। इधर जब वो मैच में होता है टॉस तब वो बातचीत कर दिया थोड़ी इधर उधर, लेकिन बहुत कम। और ये भी हो गया था एक आर्थिक रूप से बड़ा हो गया, तब प्रोफेशनल हो गए थे, बड़े हो गए थे, टीवी मीडिया में उनके स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होने लगे थे, तो फिर बीसीसीआई ने रोक लगा दी थी। तो मुझे लगता है कि अब जब रिटायरमेंट ले लिया है, अब शायद बीसीसीआई पर रोक लगाई थी, वो आम्रपाली वाला जो था वो स्कैम वाला काम था, इस वजह से रोक लगाई गई थी उस पर। नहीं, बाद में ये होता है खिलाड़ी बड़ा हो जाता है, फिर उसकी कॉमर्शियल रिस्पेक्ट हो जाता है कि वो मीडिया से बातचीत करने के पैसे वैसे के कॉन्ट्रैक्ट लेता है। लेकिन मुझे लगता है कि धोनी को जैसे सचिन ने जब रिकॉर्ड तोड़ा था उसका, मुझे याद है दिल्ली में सर डॉन ब्रैडमैन का तोड़ा था, सॉरी 34 शतक का, मैं वहीं कवर कर रहा था। तो सचिन ने हर पत्रकार को इंटरव्यू दिया था खुशी से, और सचिन के हाथ में शैंपेन थी, बहुत खुश था सचिन। तो धोनी को भी कभी ऐसे मौका निकालना चाहिए, तो मीडिया से
एक 1-to-1 सेशन करके अपनी बात कहनी चाहिए, जिससे लोग बात, लेकिन अब वो इतने हाईली प्रोफेशनल हो गए हैं, शायद आगे कभी किताब लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे या पेड इंटरव्यू देंगे, तो उसके जरिए वो अपनी बात करेंगे। जब उनसे पत्रकार पूछेगा तो बहुत सारे ऐसे अनछुए पहलू होंगे जो वो हाँ, शेयर करना पसंद करेंगे। बिल्कुल ठीक है। हाँ, मेरे मन में तो ये सवालों की लिस्ट जो मैं जानना चाहता हूँ, जो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो क्यूरियोसिटी है मन में, जी तो अब ये सब चीजें मेरी तरह और भी बहुत से लोग होंगे, हजारों लोग होंगे। जी बिल्कुल। चलिए, हम आप शुभकामनाएं करते हैं कि आपको जल्दी वो मौका मिले, और आज का संवाद जो है आपसे अच्छा लंबा खिंच गया, लेकिन मुझे लगता है कि काफी अच्छा रहा। और आप भी आपस में जो है ना, कई बार ऐसी चर्चाएं हो जाती हैं जिनका कोई पूर्व कोई ऐसी कोई नियुक्त नहीं हुई थी चीजें। और आज तो वैसे वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है, आज हमने कुछ सेशन भी रखा है इवनिंग में। होती रहनी थी कि चर्चाएं हमेशा होती रहनी चाहिए, बातचीत, इस तरह की डिबेट अच्छे मंचों पर होने चाहिए, हर मंच पर होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, नहीं हो पाते, बहुत सारे पत्रकार उनके भूखे 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 होंगे किसी बातें जानने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, तो और अनछुए पहलू सामने आते हैं। जी, तो वो जब होते रहने चाहिए, वो आपके फैंस भी जानना चाहते हैं, वो जो आप पे स्टडी कर रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं, क्योंकि अगली जनरेशन को एक माइंड में एक विचार मिलने में उससे बहुत ज्यादा मदद मिलती है। जी बिल्कुल। ठीक है मनीष भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ओके।